would straight away go into the session. Topic I've communicated to you. Post-COVID war world, फिर से रिपीट कर देता हूँ. Indo-Pak context. नमस्कार टू ऑल ऑफ यू. जैसा कि शशिधर जी ने बताया कि मिलिट्री सब्जेक्ट्स के कुछ वर्ड्स का हिंदी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं हिंदी इंग्लिश मिला के कोशिश करूंगा बोलने की. Respected panelists, scholars who are here, some young people, and of course eminent citizens of Bhopal. जो हम इस पे स्क्रीन पे कुछ समय पहले देख रहे थे, तो भोपाल के एक बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द उन्होंने बोला कि जब कोई बोलता है तो बोलते हैं कि फेंक रहा है. तो आई होप आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. मैं फेंकना कम करूँगा. जो मुद्दे की बात है सीधी सीधी वो बात बताऊँगा. बाकी सवाल जवाब में जो भी आप पूछना चाहेंगे, इट विल बी अ प्लेजर टू आंसर यू. जब ये सब्जेक्ट मिला पोस्ट कोविड वॉर वर्ल्ड, इंडो पाक कॉन्टेक्स्ट, तो इंडो पाक कॉन्टेक्स्ट तो समझ में आ गया, लेकिन पोस्ट कोविड वॉर वर्ल्ड मुझे समझ में नहीं आया. थोड़ा वक्त लगा मुझे. तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ऑर्गेनाइजर्स ये चाहते हैं कि हम कंपेयर करें दिस डर्टी गेम ऑफ वॉर विथ द डर्टी कोविड विच वी हैड, या क्या करना है, या we must consider Pakistan to be a virus. I really did not understand. So I thought कि I'll refrain from getting into, I'll leave it to Dr. Saab to handle that little issue. But before I get on with the main subject, जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में with the information world that we have, awareness इतनी ज़्यादा है कि शायद आप में से जो मेरे सामने बैठे हुए हैं शायद मुझसे भी ज़्यादा सब्जेक्ट जानते होंगे. लेकिन सिर्फ जो 40 साल का वर्दी में रहने का एक्सपीरियंस है, उससे कुछ एनालिसिस हमारा फ़र्क हो सकता है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उस एनालिसिस की बात मैं करूँगा. 3500 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ऐसा कहते हैं कि ओनली 268 ईयर्स लड़ाई नहीं हुई. तो वॉर इज अ कांस्टेंट. ये वॉर तो हमेशा चलती रहेगी. इसके डायमेंशंस जो हैं, किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है, बस खाली वो बदली होता रहता है. पहले वॉर डायरेक्ट होता था, मतलब फोर्स दूसरी फोर्स के साथ लड़ी थी. अब हम इनडायरेक्ट की तरफ जा रहे हैं. आगे हम इसके ऊपर काफ़ी बातचीत करेंगे. पहले कॉम्बैट होता था, मतलब युद्ध होता था. अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया है. कॉन्फ्लिक्ट इज अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम, बहुत बड़ा दायरा है जिसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि कॉम्बैट हो. बिना कॉम्बैट के भी दुनिया भर की चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जो आजकल आप देख रहे हैं, मिलिटेंसी, टेरर और ये सारी चीज़ें, ये सब कॉन्फ्लिक्ट में आ गया है. तो इससे पहले कि कॉम्बैट हो, कॉन्फ्लिक्ट कई सालों तक देशों के बीच में चलता है, फिर कहीं जाके कॉम्बैट होता है. वॉर होती क्यों है? मेरा मानना यह है कि वॉर होती है बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द पीपल. जो वो इमोशनल प्रेशर गवर्नमेंट पे डालते हैं और जो भावनाएं प्रकट करते हैं, उसकी वजह से ही युद्ध होता है. और अगर लीडरशिप इनेप्ट है, कमज़ोर है, तो युद्ध होगा, ज़रूर होगा. आप किसी भी पुराने युद्ध के अंदर ये सब चीज़ें लेकर देखेंगे, बहुत पुराने ज़माने में मत जाइए, आजकल के आधुनिक युद्ध में मेन रीज़न यही है, इग्नोरेंस ऑफ पीपल. एंड आई एम हियर टुडे जस्ट टू हेल्प citizens of Bhopal understand what war is and why we in the uniform actually shun war. It's tremendous violence, which probably without seeing it you will never understand. And the responsibility of senior officers, जो थोड़े सीनियर हो जाते हैं सेना के अंदर, कि गवर्नमेंट को, पब्लिक को एडवाइज करें कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन.
वॉर इज अ लास्ट रिसोर्ट फॉर द मैड पीपल, मतलब जो कोई मतलब मौका बचा ही नहीं तब जाके कहीं लड़ाई होती है। अब हम आते हैं सीधी सीधी बात, इंडो पाक कॉन्टेक्स्ट। जब आप इंडो पाक कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्रोलिफरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इतनी तेज हो रही है, इतने नई नई चीजें बन रही हैं जिसका प्रयोग युद्ध में हो रहा है, और ये सारी चीजें जो भी हम साइंटिस्ट या पीपल आर प्रोड्यूसिंग एंड ब्रिंगिंग इनटू द मार्केट एंड एनवायरनमेंट, एक चीज है कि दे आर अनटेम्पर्ड बाय स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी खत्म होती जा रही है और ये युद्ध की भावना बढ़ती जा रही है। This seems to be the way in which the world is moving today. Come to the Indo-Pak directly. जब हम लोगों का जन्म हुआ 47, क्या था विरासत? अनरिजॉल्व बॉर्डर्स थे, एथनिक फॉल्ट लाइन्स बन गई हिंदू मुसलमान के बीच में, रिसोर्स राइवलरीज बन गई, पानी जो अब और ज़्यादा बढ़ रहा है। हालांकि इंडस वाटर ट्रीटी बनी थी 60s में, लेकिन अब इसकी समस्या खड़ी होगी, और ये उस समय भी समस्या थी जब ये इंडस वाटर ट्रीटी बना। शायद आपको याद होगा भाखड़ा नंगल डैम में भी जब कहानी चली थी तो काफ़ी गर्मा गर्मी हुई थी। लेकिन जो सबसे खराब बात हमारे सब कॉन्टिनेंट में हुई है, जियोपॉलिटिकल इंटरप्ले। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बाद में विस्तार में आपको बताऊंगा। पाकिस्तान इस्लामिक बन गया और डिस्क्रिमिनेशन वहां पे बढ़ गया। इंडिया डेमोक्रेसी बना और ग्रोथ ओरिएंटेड सोसाइटी बना। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तभी आपको इंडो पाक कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा, तुरंत ही सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बाद में मीटो बना, मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेंबर बन गया, जिसमें टर्की, ईरान, इराक और लेड बाय द यूनाइटेड किंगडम। यूएसए साइड से सेंटो को सपोर्ट करता था। यूएसए डायरेक्ट मेंबर नहीं था, लेकिन पाकिस्तान और यूएस का लिंक उस समय का लिंक है, लेट 50s का लिंक है। तो ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओवर द इयर्स हमने कई लड़ाइयां लड़ी, और जो आज जो थ्रेट हमारे सामने है पाकिस्तान को लेकर के, वो फुल स्पेक्ट्रम है। मतलब कोई भी हिस्सा युद्ध का छूटा हुआ नहीं है, यहां तक कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी इसके अंदर शामिल है। और जो एनवायरनमेंट है हमारा, ये कल्यूसिव है। कल्यूसिव का मतलब दो बेलिजरेंट्स, इंडिया पाकिस्तान के अलावा पीछे कुछ लोग और हैं जो मददगार हैं, जैसे चीन। तो एनवायरनमेंट हैज बिकम कल्यूसिव, ये बात आपको ध्यान में रखनी। जो पॉलिसीज हमने पिछले 77 साल में दोनों देशों में चली, उसके लिए एक बड़ा हार्ड एंड अप्रोच हो गया है दोनों देशों के बीच में। हेट, स्पेशली इन पाकिस्तान, हैज नाउ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। हेट के ऊपर ही पाकिस्तान जिंदा है, उसी पर वो सीम्स टू बी चल रहा है। और जब से जनरल्स वहां पर आ गए, पाकिस्तान हैज बीन ट्रैप्ड इन जियो स्ट्रेटेजिक राइवलरी अंडर वेरियस पीपल। अब ये निकल नहीं सक रहा है और निकलेगा नहीं। अब ये इतनी बुरी तरह से फंस चुका है उसके अंदर, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। और एक लाइन पकड़ ली है इसने कि ऑफ बीइंग अ फेल्ड स्टेट, ये आप सब लोग जानते हैं। 77 ईयर्स को मैं 3 हिस्सों में बांटता हूं। पहला हिस्सा है कॉम्बैट फेज, 47 से लेकर 72 तक, यानी 71 लड़ाई, 72 में शिमला एग्रीमेंट। तो वहां तक हम एक फेज मानते हैं। लगभग 25 साल ये फेज चला। दूसरा फेज है कॉन्फ्लिक्ट स्टेज, 72 से लेकर 16 तक, 2016 तक, यानी उरी से पहले, हाँ, ये 2008 का जो मुंबई अटैक हुआ था वहाँ तक ये चला और बाद में आगे प्रोग्रेस हुआ। आई होप द जापानीज आर
Happy with what I'm saying? Right. And the third phase is coercive. When Indian response strategy starts changing, that is 216 onwards. अब कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, मैं नहीं कह सकता. आप सवाल जवाब में मुझसे पूछ सकते हैं. जो भी होगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा. एक चीज आप याद रखिएगा, पार्टीशन हुआ ही इसलिए था कि भारत को राइज नहीं करना चाहिए. ऐसी ऐसी समस्याएं खड़ी करी गई उसी समय. ऐसा बंटवारा हुआ, ऐसा कश्मीर का रेड हुआ कि एक ऐसी समस्या इस सब कॉन्टिनेंट में खड़ा कर दिया कि भारत आपस में ही उलझा रहे और दुनिया के अंदर खड़ा न हो पाए. ऐसी लोगों की मान्यता थी. जो 45 के पावर्स जो थे, उन लोगों की ऐसी सोच विचार थी और उसी आधार पर ये सारी कहानी आगे बढ़ती रही. अभी हम थोड़े से समय के अंदर कॉम्बैट फेज लेते हैं. इसके अंदर कुछ चीजें आपको याद रखनी है. जहां डिप्लोमेसी सक्सेस होती है वहां युद्ध नहीं होते. लेकिन इस समय हमारे 4 युद्ध हुए. 47-48 आप लोगों में से शायद किसी को मालूम भी नहीं होगा, लेकिन 1958 गुजरात रन ऑफ कच्छ में भी हमारा पाकिस्तान के साथ भिड़ंत हुई थी. उसके बाद 65 की लड़ाई हुई और 71 की. 4 युद्ध पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली हुए हैं. दिस इज द रिजल्ट ऑफ, लेट्स से, somewhat failure of our diplomacy और पाकिस्तान's diplomacy. ये पूरे 4 युद्ध कन्वेंशनल थे जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस एम था, लीडिंग टू अल्टीमेट डिफीट ऑफ द एडवर्सरी. फॉर दोज हु आर टेक्निकली इंक्लाइंड, जो भी सेना जीतती है इसका मतलब उसका जो वेरविदॉल है वो ज़्यादा अच्छा है. And he applies the principle of force. Principle of force is very simple. आप सब जानते हैं, force is mass into acceleration. So who applies this force better? Same thing, mass, कितनी फौज और कितनी तेजी से कहाँ पर अप्लाई होती है, that decides the outcome of the war. But one more thing happened in these wars, that the United Nations was fairly strong and they could come in. United Nations Security Council बीच में आके सुलह भी करवा सकता था और सीज फायर भी करवा सकता था. एंड स्टेट क्या हुआ? एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि बिफोर द एंड स्टेट, 62 की लड़ाई जो हुई उसमें भारत के जो रिवर्सेस हुए बॉर्डर के ऊपर, इससे पाकिस्तान बहुत एम्बोल्डन हुआ. यूएसए की पूरी मदद मिली पाकिस्तान को, जिसमें उनके पास, अगर आपको कुछ लोगों को याद होगा, पुराने लोगों तो जानते होंगे कि सेबर जेट्स, पैटर्न टैंक्स, दुनिया भर की चीज़ें पाकिस्तान को यूएसए की तरफ से मिली. बहुत शक्तिशाली मिलिट्री बन गई. एसिमेट्री भारत के साथ डेवलप हो गई क्योंकि हमारे यहाँ कृष्णा मेनन ने भारतीय सेना का सफाया करा दिया था. उस समय आपको कुछ लोगों को याद होगा कि जनरल थिमाया और कृष्णा मेनन की रोज का झगड़ा होता था. बड़ी बड़ी समस्याएं थी उस समय. बट मिलिट्री इन इंडिया वाज डाउन एंड पाकिस्तान हैड रिजन. नेहरू जी की डेथ हो गई, लीडरशिप की कमी हो गई, एंड 65 में पाकिस्तान लॉन्च्ड अ मेजर अटैक ऑन इंडिया, थिंकिंग कि वो इंडिया को इस बार तोड़ देंगे. अनफॉर्चुनेटली जो भारतीय सेनाएं हैं, बिना पूरी सामग्री के, दे फॉट वेरी वेल. एयरफोर्स डिड वेरी वेल, नेवी डिड वेरी वेल, आर्मी डिड वेरी वेल. जितनी भी बड़ी बैटल्स हुई सब में पाकिस्तान हारा. उनके टैंक बर्बाद हुए. आज भी सड़कों पर इधर उधर उनके टैंक बिछे हुए हैं. जिन लोगों ने देखा है देख सकते हैं. अब एंड स्टेट क्या हुआ? 65 के बाद 71 आया. 71 की लड़ाई आप सब जानते हैं. 14 दिन के अंदर पाकिस्तान की सेना का खात्मा हुआ और एक नया राष्ट्र बन गया. पाकिस्तान के 2 टुकड़े जो हैं वो खत्म हो गए और एक नया राष्ट्र बन गया. इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन कभी हो ही नहीं सकता था. और ये सारी चीज़ें जो कॉम्बैट से उत्पन्न हुई, दोनों देशों के बीच में जो भी मिलने की जगह थी, ये ख़त्म होती चली गई और हेट जो है ये बढ़ता चला गया. नतीजा ये भी निकला कि ग्लोबल शॉक, बड़े बड़े राष्ट्रों को शॉक लग गया जब 71 में भारत ने विजय प्राप्त करी. उसी समय, अभी आप याद ले जाइए, निक्सन भाग के चाइना गया, चाइना के साथ हाथ मिलाया.
The reason was to contain India. One of the reasons I'll say was to contain India. Trade and other things are separate. Because India had leaned towards Russia. वो उस समय जो रशिया के साथ हमारी दोस्ती हुई वो आज भी चल रही है. पाकिस्तान को ये समझ में आ गया कि कन्वेंशनल लड़ाई वो नहीं लड़ सकता भारत के साथ, एंड ही बिल्ट अ नैरेटिव ऑफ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट. ये नैरेटिव उन्होंने चलाया और इस नैरेटिव को दुनिया भर में उन्होंने फैलाया. हमारा थोड़ा इस मामले में हम लोग कमज़ोर थे. इंडिया ने नाम नॉन अलाइन मूवमेंट की पॉलिसी थोड़ी रिव्यू करी, लेकिन जो हमारी कमज़ोरी रही वो ये था कि अगर पाकिस्तान इस तरह से बदली हो रहा है तो हम उसकी ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी क्या होगी उसके लिए हमने शायद पूरी तैयारी नहीं करी. और यहाँ से समस्या खड़ी हुई कॉन्फ्लिक्ट स्टेज में. छोटे शब्दों में इसको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान ले जाइए. 70 और 80 के बीच के ये 10 साल जो थे, ईरान में मोनार्की वॉज ओवरथ्रोन. जो आयतुल्लाहs वगैरह आ गए वहां पे. इसकी वजह से मीटो मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन टूट गया. इंडिया न्यूक्लियर हो गया. सोवियत यूनियन पुश साउथवर्ड स्टार्ट हो गया अफगानिस्तान और उस इलाके के अंदर. चाइना यूएस की दोस्ती हो गई. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज स्टार्टेड सपोर्टिंग पाकिस्तान इन अ वेरी बिग वे. इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो ट्रेड चल रहा था वो बहुत बढ़ गया. और जो कंटेनमेंट की फिलॉसफी थी कि भारत को कंटेन किया जाए, ये और ज़रूरी हो गया इस समय. इस तरह की एक समाज उस समय और इस तरह का एक एनवायरनमेंट बन गया विश्व के अंदर, तो भारत बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. यूएस एंड पाकिस्तान का लिंक बहुत गहरा हो गया उस समय. अब इसके अंदर कुछ बातें हुई हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए. फर्स्टली, पाकिस्तान की लोकेशन इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक. वो ऐसी जगह पे है कि मिडल ईस्ट, भारत, चीन, सेंट्रल एशिया, इंडियन ओशन रीजन सबके ऊपर वहां से लिंक बन सकता है. इट वॉज एन आइडियल लोकेशन फॉर द यूएसए. यूएसए न्यू वेरी वेल कि वो इंडिया के साथ उस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता जो वो पाकिस्तान के साथ कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऑलरेडी मिलिट्री शासन थे सारे. तो कंट्रोल पाकिस्तान इट वॉज वेरी इजी. पाकिस्तान वॉज अ डिपेंडेंट स्टेट, तो उनको पता था कि इनको हम संभाल लेंगे. सो पाकिस्तान बिकेम देयर एप्पल ऑफ द आई, इफ आई कैन से इट दैट वे. इट ऑल्सो बिकेम द आइडियल प्ले ग्राउंड फॉर CIA. CIA मूव्ड इन अ बिग मैनर. एवरीथिंग वॉज अवेलेबल देयर. और थोड़ा सा आप याद करेंगे उस समय राष्ट्रपति उनका था ज़ियाउल हक, जो 76 में राष्ट्रपति बना और 88 तक रहा. इसने पाकिस्तान की डेस्टिनी को बदली कर दिया और भारत और पाकिस्तान की ये जो समस्या चल रही है इसको और बढ़ा दी. जो होप था कि शायद अमन आए और हम दोनों के रिश्ते अच्छे हों, वो ज़ियाउल हक के टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे. ISI और CIA का गठबंधन बन गया, जोड़ बन गया. अलकायदा रेज हुआ पाकिस्तान में. मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मुजाहिदीन, दुनिया भर की चीज़ें बनी पाकिस्तान में. उनको हथियारों से लैस किया गया सो दैट ये लोग जा करके अफगानिस्तान के अंदर रशिया के खिलाफ लड़े. छोटी सी बात के अंदर पाकिस्तान बिकेम एपी सेंटर ऑफ मिलिटेंसी इन द वर्ल्ड. उसी समय ये हालत बन गई पाक, और वो आज भी वही है. डिनाई करते हैं, सब लोग डिनाई करते हैं, लेकिन वास्तविकता हम सबको पता है. जहाँ तक इंडिया का सवाल था, जब पाकिस्तान को इतनी शक्ति मिली, सीक्रेट तौर पर सब मिल रहा था उनको, तो उन्होंने इंडिया के साथ जो डॉक्ट्रिन था उसका स्ट्रेटेजिक रिव्यू किया. आपको याद होगा कि इस समय हम कॉम्बैट को उन्होंने छोड़ दिया और कॉन्फ्लिक्ट पर आ गए. कॉन्फ्लिक्ट इज अ स्टेट ऑफ एक्टिव एंटागोनिज्म. मतलब ये बंद नहीं होता, ये ऑलवेज ऑन गोइंग है, ये चलता रहता है. दैट इज़ व्हाट कॉन्फ्लिक्ट इज. और इसके अंदर स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, लो कॉस्ट है, अनरिस्ट्रिक्टेड है. मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर. मिलिटेंसी, टेरर शामिल है. और बेस्ट पार्ट क्या है कि ये यूएनओ के परव्यू में रियली स्पीकिंग नहीं है. उस समय नहीं था, अब बना. उस समय यूएनओ के परव्यू में ये नहीं था.
स्पिन ऑफ क्या हुआ इसका, ऑपरेशन टोपैक। इसके अंदर ये कहा गया, आपने ये तो शब्द सुना ही होगा, ब्लीड एंड बाल्कनाइज इंडिया बाय 1000 कट्स। याद है, कुछ लोगों ने सुना होगा। दिस इज व्हाट द बेसिक फिलॉसफी था, ब्लीड एंड बाल्कनाइज इंडिया, दोनों करना था इसके अंदर। और शुरुआत के लिए इन्होंने चुना कश्मीर और पंजाब। बाकी इंसर्जेंट्स जो इंडिया में थे उनको क्लैंडस्टाइनली सपोर्ट करते थे। दे वुड फाइनेंस, आर्म, ट्रेन, मेक बेसेस, स्लीपर सेल्स इन इंडिया, एंड इन्फिल्ट्रेशन का जो सिस्टम था बाकी पड़ोसी मुल्कों से वो परफेक्ट हुआ। इंटेलिजेंस और मीडिया का एक नया ही ऑर्गेनाइजेशन DISPR पाकिस्तान में बना, which became a very powerful organization for media management across the world. This is what happened, and they were well ahead of India as far as media is concerned. And militancy को coordination, ये सारा कुछ इस ऑपरेशन टोपैक के अंदर शुरू हुआ। और फिर आप 2080 से 16 हम इसको कंप्रेस कर देते हैं, क्या क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ भारत में। सियाचिन स्टार्टेड इन 84, जिसको याद होगा, दोनों देश न्यूक्लियर बन गए। प्रॉक्सी वॉर जो चलना शुरू हुआ भारत में एक्टिव LC के साथ, LC पे तो चलता ही था, लाइन ऑफ कंट्रोल, असैसिनेशंस, मैसेकर्स, बॉम्ब एक्सप्लोजन्स, रेशियल जेनोसाइड, सुसाइड अटैक्स, अटैक ऑन पब्लिक यूटिलिटीज, कारगिल हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ और फिर ताज होटल पर हमला हुआ। इसके अलावा क्रिमिनल एक्टिविटीज लाइक ड्रग स्मगलिंग एंड सो मेनी अदर थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग along the border zone. I think it was the worst time that India has gone through from 1980 till 2016. 2016 we start seeing a change in policy once again. इस समय जो हमारा रिस्पॉन्स था भारत का, कैसे भी कह लीजिए, इट वॉज बेसिकली डिसुएसिव, डिसुएड करो जितना भी हो सकता है ना करो। इट वॉज स्टिल कन्वेंशनल, वी वॉन्टेड टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड वी वर स्टिल होपफुल। अमन की आशा हमारे दिलों में घूम रही थी कि शायद समस्याएं हमारी सही हो जाए। हमने इसमें फुल मोबिलाइजेशन किया पराक्रम के टाइम 2002 में, और बाकी टाइम लिमिटेड मोबिलाइजेशन करके पाकिस्तान को थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन इसका नतीजा कोई खास नहीं निकला। भारत ने प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन बनाई, लेकिन वो प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन भी ज़्यादा नहीं चला। मेन कमजोरी क्या थी? कोई भी पॉलिटिकल और मिलिट्री डॉक्ट्रिन कॉमन डॉक्ट्रिन नहीं थी। मिलिट्री डॉक्ट्रिन थी लेकिन पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन नहीं थी। ये फर्क 2016 से आना शुरू हुआ। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू इंप्रेस अपॉन यू। एंड स्टेट इसका क्या हुआ इस फेज का? इनफेक्टिव स्ट्रैटेजी हमारी, एंटी इंडिया नैरेटिव सारी दुनिया में बढ़ गया, पॉलिटिकली चार्ज एटमॉस्फेयर इन आवर कंट्री, एक डिस्पॉन्डेंट मूड बन गया हम पब्लिक का आम तौर पे कि यार इसका कुछ जवाब तो है ही नहीं हमारे पास, क्या करें। पाकिस्तान को लगातार बेल आउट्स IMF के थ्रू होते रहे, उनका काम चलता रहा, और एक न्यूक्लियर डेटरेंस का पाकिस्तान हर जगह झंडा गाड़ देता था। ये समस्या उस समय खड़ी हुई। अब 2016 से ये सोचा गया कि भाई ऐसे तो काम होगा नहीं, ये तो चलेगा नहीं, और इस बार हमको कुछ ऐसा करें जिससे कि हम कुछ बदले हों। उसके लिए ये जरूरी था कि ये जो पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है इसको झटका देना। सब जगह जो एंटी हिंदू मुहिम चल रही थी, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करना। जो हमारे यहाँ इंटरनल अनरेस्ट था, मैं कहना नहीं चाहूँगा, जैसे यू ऑल हर्ड ऑफ अरब स्प्रिंग, जो आजकल सोशल मीडिया के थ्रू ये सब मतलब विद इन अ फ्यू डेज आप अपराइजिंग करा सकते हैं, जो बांग्लादेश में हुआ अभी, ऐसे हर जगह होते रहते हैं। दिस इज ऑल काइंड courtesy द न्यू टेक्नोलॉजी दैट वी हैव। इससे जो हमारे इंटरनल अनरेस्ट, जिसमें आई विल इवन कॉल दी फार्मर्स अनरेस्ट और लेफ्टिस्ट का अनरेस्ट, ट्रक ड्राइवर्स का अनरेस्ट, ये जो होता है ये ओवरनाइट क्रिएट हो जाते हैं।
इसके पीछे का हाथ है। मीडिया बायस ग्लोबली हमारे खिलाफ बढ़ता चला गया। पाकिस्तान की जो लॉबीज हैं इन फॉरेन कंट्रीज, दे वर वर्किंग ओवर टाइम, दे डिड वेरी वेल। खराब बात यह थी कि मर्सनरीज पेमेंट के ऊपर आने लगे, लड़ने के लिए भी और लिखने के लिए भी, नैरेटिव्स लिखने के लिए आने लगे। सो इट बिकेम अ वेरी विशियस काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। खर्चा हमारा बढ़ता चला गया, एंड ग्लोबली वी वर सीन एज अ सॉफ्ट स्टेट with inadequate will. This is how we were looked at by the people. एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। 2005 में लद्दाख में मुझे एक अमेरिकन मिला। he was on a mission to India for some defense work. तो हम लोग थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो रही थी कि आप लोग भारत को यूनाइटेड नेशंस में सपोर्ट क्यों नहीं करते फॉर परमानेंट मेंबरशिप एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आर्ग्यूमेंट में उसको थोड़ा गुस्सा आ गया। वो मेरे से बोलता है कि यू थिंक यू आर अ सुपर पावर, बट डू यू नो व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स ऑफ यू। मैं कहा नहीं, बताइए। ही सेज यू हैव आई मीन इसके वर्ड्स हैं, आई हैव नेवर फॉरगॉटन इट। ही सेज यू हैव अ puny neighbor on your side who has taken you for a ride for 50 years and you've been able to do nothing about it, and you want to call yourself a superpower. So एक ये बात हुई। He says the day you demonstrate your will and you are not looking for approval from anybody for demonstrating that will, then you will start rising to the level of a power. This is the thing which he told me in 2005, and I'm so glad that our country is now moving in that line. Our strategy now has become transformative. It has moved from operationals to strategic responses. It has become counter-offensive. No restraint, aimed at dividing the Pak military and the radical infrastructure. POK का counter narrative. Now that you have started seeing कि हम POK को बिल्कुल जोर से अपना बोल रहे हैं और उसको अपने अंदर शामिल करने की बात कर रहे हैं, पहले हम बोलते नहीं थे। Make it cost prohibitive for Pakistan. Maybe support, maybe, I don't know, support balkanization of Pakistan, but all this can happen only if you are self-dependent and you have a very strong leadership. Mercifully, both these issues are there with us. This Atmanirbhar Bharat is something that will change our destiny, and it will give some lessons to Pakistan too. Now, with this, Uri happened. 2016 में हमने कोवर्ट प्यूनिटिव रिस्पॉन्स किया। उसके बाद में पुलवामा हुआ 2019 में, हमने ओवर्ट प्यूनिटिव रिस्पॉन्स किया। लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत, जो सलमान खुर्शीद जी ने कहा अभी रिसेंटली व्हेन ही वेंट टू फॉरेन कंट्रीज टू गिव अ मैसेज, वाज फिनिशिंग द आर्टिकल 370 and 35 alpha. I think this will significantly change number of issues in our country, domestic issues. And I think that is what I would like to leave it with the audience. Complete global rethink started after Article 370 was removed. India became more assertive, and there was a clarity for law within the country कि किस चीज़ को हम कैसे टैकल करेंगे। नहीं तो पहले हमको इंसर्जेंट, मिलिटेंट, सबकी परिभाषाएं निकालते निकालते एनिमी और इनके बीच में हम भूल जाते थे कि कौन क्या है। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन था। बट नाउ थैंक गॉड मर्सीफुली थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अब पहलगाम हुआ, इसका रिस्पॉन्स आप सब जानते हैं, मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का बहुत भारी मिसकैलकुलेशन था। दे नेवर रियलाइज इंडिया विल रिस्पॉन्ड लाइक दिस। दे नेवर रियलाइज, दे थॉट इट विल बी द सेम जैसे पहले चलता था। सेकेंड थिंग विच केम टू देम, नाउ दे आर फाइटिंग ऑन 3 fronts. एक फ्रंट हमारे साथ, दूसरा फ्रंट अफगानिस्तान के साथ, और तीसरा फ्रंट नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। कहां से लड़ेगा पाकिस्तान? इनकी बुरी हाल हो गई है इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के बाद। हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्ल्ड के सामने क्लियर स्पेलिंग बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बता दी। पहली बार हुआ है ये।
रेड लाइन बन गई, लाइन खिंच गई जिसके अंदर, और क्लियर मैसेज पाकिस्तान और उनके सपोर्टर्स को कि ये हमारी रेड लाइंस हैं, इनको क्रॉस मत करो। अच्छा बुरा वो तो हिस्ट्री बताएगी, लेकिन इस समय हमने वो रेड लाइंस डिक्लेयर कर दी। आप सब जानते हैं कि कोई भी बात होगी बायलैटरल होगी, सिर्फ टेरर और पीओके पे होगी। टेरर विल बी सीन एज वॉर, जीरो टॉलरेंस, स्ट्राइक द रूट्स ऑफ टेरर, न्यूक्लियर ब्लैकमेल से हम नहीं झुकेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी, ट्रेड और टॉक्स साथ साथ नहीं होंगे, और ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। और डोमेस्टिकली इंटरनली ओवरग्राउंड वर्कर्स जो काम कर रहे थे उनके पीछे भी एक भारी मुहिम चली हुई है। जहां तक सेना का सवाल था, द प्रोसेस वॉज वेरी क्लियर, ओवरवेल्म, इतनी शक्ति लगाओ कि वो पहले ही खत्म हो जाए। दैट वॉज द होल आइडिया। और इसके लिए साइमल्टेनियस, सिंक्रोनस, प्रिसाइज, कैलिब्रेटेड मिलिट्री एक्शन वॉज रिक्वायर्ड। ये जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं, जब आप इन सबको मिलाते हैं तो एक बहुत भारी काम बन जाता है। एसिमेट्री जो हमारे पास है उसको डेमोन्स्ट्रेट करना था, नॉट ओनली टू पाकिस्तान, टू द ग्लोब, इट हैड टू बी डन। नॉन एस्केलेटरी, उतना ही करो जितना करना चाहिए। नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब आपस में भिड़ंत नहीं होनी चाहिए। अवॉइड कोलेट्रल, और एस्केलेशन के लिए वॉच पे रहो, तैयार रहो। ये हमारी फिलॉसफी थी और इसके अंतर्गत ये काम हुआ। टू सम अप एंड कंक्लूड, व्हाइल यू गिव, आप सब, हम बहुत गर्व महसूस करते हैं जब आप सेना और नौसेना और वायुसेना की तारीफ करते हैं और उनको political environment, everybody has given them accolades. But I think a lot of credit, like the Prime Minister said, must actually go to the scientists, MSMEs who are working. Today there are lots and lots of people coming up in defense to work for us. Industry, who's rising up to that level to help us in what we have to do. And of course our wonderful paramilitary forces, particularly in this area, the BSF. Challenges बहुत हैं. Challenges within are the most dangerous. That is an issue which I want to leave with you. And also keep in mind that when you declare big words in the open, then you have to match the political narrative with the military capacity. ये चीज एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज अभी है और बनेगा. आई एम श्योर वील गेट ओवर इट, बट इट्स देयर. जो मुझे कहीं कुछ बातों पर थोड़ा सा वो लगता था, ये जो वॉर मॉन्गरिंग का था, इतने सवाल कि हमने और क्यों नहीं किया और कुछ नहीं किया. आई थिंक दिस वॉज वेरी इनकरेक्ट. यू कैन क्वेश्चन मी इन द क्वेश्चन टाइम इफ यू वांट. वी विल ट्राई एंड आंसर यू. द प्रॉब्लम ऑफ फेक न्यूज आप देख चुके हैं. और एक चीज पर और मैं छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए, थोड़ा सा डीप स्टेट के बारे में पढ़ना शुरू करिए. कहाँ के डीप स्टेट का कैसे इम्पैक्ट हमारे ऊपर हो रहा है. दिस विल बी समथिंग वेरी इल्यूमिनेटिंग टू ऑल ऑफ यू. वी हैव टू बी एज इंडिया प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूअर फ्रेंड्स. अब हमको सबके सामने जा करके उसकी आंख में देख करके ये नहीं देखना है कि वो नॉड कर रहा है कि हाँ तो कर ले. ऐसा नहीं है. नाउ वी हैव टू स्टैंड ऑन आवर ओन 2 feet एंड दैट इज व्हाट विल मेक यू इनटू अ पावर. अदरवाइज यू विल स्लाइड बैक वेयर यू वर. This anti-Pakistan, we should keep it at that level. Pakistan is no match for us. It is not a match, militarily and even by the state. So don't be consumed by Pakistan. That is what I will say. And finally, एक saying है तालमुद के अंदर, miracles will happen not from change outside, but within. And I'm so happy that the change within has started. And I hope that this change continues in a strong manner and we resolve this problem that we have. Thank you so much and thank you for your patient hearing.